नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रीट का एग्जाम पास आ चुका है, बहुत ही कम समय है ना। परीक्षा की घड़ी पास आ चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस समय पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हम बचे, किन किन सावधानियों को हमें बरतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके जाते हैं, फिर भी वह पीछे रह जाते हैं। कारण क्या है, उन कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूंगी कि आप उस परिस्थिति की कल्पना करिए जहां पर आप एग्जाम सेंटर में हैं, एग्जाम हॉल में हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके 50 प्रश्न है, 50 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। और 10 मिनट की वजह से आप जल्दी जल्दी में ऑप्शन लगाते हो और घबराहट की वजह से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे गलत ऑप्शन लग जाते हैं। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो इन सारी चीजों से बचाव के लिए या इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ रणनीतियां हैं जो आपको फॉलो करनी है ताकि ये सारी चीजें ना हो। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि हमें एग्जाम के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहन के जाए और क्या ना पहन के जाए, है ना। इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रेस कोड। नंबर 1 पे ड्रेस कोड इसलिए मैंने नंबर 1 पे रखा है, कारण यह है क्योंकि बच्चा क्या करता है कि सारी मेहनत खराब हो जाती है, सारी मेहनत में पानी फिर जाता है यदि वो सही से एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। तो पहले तो पहुंचना बहुत जरूरी है, पहले तो एक्सेस बहुत जरूरी है, फिर ही तो एग्जाम करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रेस कोड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड में क्या पहन के जाना है, कोई भी जो भी लड़का है चाहे वह लड़की हो, उसको सीधा सीधा सरल कपड़े पहन के जाने हैं। ऐसा नहीं कि वो रंगीन कपड़े या कोई मतलब यूं कह लो फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहन के जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा चटक मटक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो है सीधा सिंपल। इन्होंने कहा है कि सीधा सिंपल सरल जो है वह कपड़े होने चाहिए, सरल तरीके से मनुष्य होना चाहिए, तभी हम जो है वह एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है, हाफ स्लीव की लिखा भी है मैंने यहाँ पर, आधी आस्तीन की शर्ट या टी शर्ट और पतलून या पायजामा पहने। इन्होंने साफ साफ बोला है अपने उसमें। फिर चप्पल या सैंडल का इस्तेमाल करें, जूते मोजे नहीं चलेंगे, इसकी अनुमति नहीं है। सीधा सीधा कैंची वाली चप्पल पहन के चले जाओ, ठीक है। तो एग्जाम ही तो देना है और क्या देना है, किसी को दिखाना थोड़ना है। फिर आती है नेगेटिव मार्किंग की। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग में भी ना अभी भी कंफ्यूजन है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इतना पढ़ लिए, पढ़ने के बाद भी नेगेटिव मार्किंग अभी भी दिमाग में घुस रही है। तो ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग वैसे तो है ही नहीं। अगर हम बात करें कब होगी, जब मान लो कि आपने कोई भी ऑप्शन बिल्कुल खाली छोड़ दिया, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया, भरा ही नहीं, फिर आप यहाँ पर बी भर रहे हो, सी भर रहे हो, ये खाली छूट गया, तो इसके जो है -1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 सही उत्तर में से ये कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलती नहीं करेंगे ना, हमें तो पहले ही कब आता होता है, मतलब आता तो है लेकिन फिर भी जो ज्ञान है उसमें से भी कटौती हो वो नहीं रास आता। तो ये ध्यान रखिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है एडमिट कार्ड की। देखिए, एडमिट कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड को पहले से ही डाउनलोड करके रखिए। फिर आपके पास कोई भी इसमें से एक वोटर आईडी होनी चाहिए या फिर आधार कार्ड, जो भी है, यानी कि एक आईडी लेके जाइएगा। तो पूरा कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, बायोमेट्रिक भी स्कैन होगा, तो वो सारी चीजें करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी स्कैन होगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम कारों में जैसे मेरी तरह ये मत पहनिएगा, कुछ भी नहीं पहनना है, ब्लैंक छोड़ के आइएगा, कोई अंगूठी नहीं, कोई कुछ अंगूठी नहीं, मैंने तो पहनी हुई है, तो कोई कुछ अंगूठी नहीं पहन के जानी है, कोई मेटल का ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, खाली मतलब बेकार में वो क्या करेंगे, वो चीजों को उतार लेंगे और वो कीमती सामान होगा, आपने बहुत मेहनत से खरीदा है उसको, है ना, माँ बाप ने बहुत मेहनत से दिया है। तो कृपया करके ऐसे मत कीजिएगा, घर पे ही सारी चीजें उतार के जाइएगा, चाहे वो बेल्ट वगैरह हो, ये भी सारी चीजें वो अलाउ नहीं करेंगे मुझे जहां तक लगता है। फिर दूसरी बात है कि पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आप ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको जरूर रखनी है, कम से कम 2, क्लियर है, ये लेके जरूर जाइएगा। फिर बात आती है क्या करना है। अब ये बात आ जाती है क्या करना। मैं चाहूंगी कि एक बार ना ये देखिए जरूर, मतलब ये हाल फिलहाल में अभी एक खबर है, एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शहर में 3 पारियों में जो है परीक्षा होगी, यानी कि 3 बार जो है परीक्षा होगी, सुबह शाम इस तरीके से होगी। मतलब नीट की जो परीक्षा है 3 पारियों में होगी। 27 फरवरी को ही सुबह और शाम में आपकी एग्जाम लिया जाएगा। फिर यहाँ पर 28 फरवरी को सुबह जो है परीक्षा ली जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, चिंता मत करिए। अब मेन बात ये है
मेन बात क्या है कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि वहां पर कड़ी सुरक्षा करने के लिए मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जा रहा है, बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, किसी प्रकार की पेपर लीक होने की संभावना ना बन सके। इस वजह से ये सारी चीजें करने में आ रहे हैं। पेपर ओएमआर शीट को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का कार्यक्रम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन और परीक्षार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारे बच्चों के प्रयागराज में भी सेंटर पड़े हैं, जयपुर में सेंटर पड़े हैं, बहुत दूर दूर पड़े हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षा सामग्री व प्रश्न पत्रों का परिवहन पुलिस निगरानी में होगा, यानी कि सारी चीजों के कड़ी बंदोबस्त जो है किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ भाड़ की संभावना ना हो, तो इसलिए क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ पर रहेगा आपके साथ, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ये आपके सामने ही है। और दूसरी बात ये है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अब हमें क्या होता है, हमें ये होता है कि हम ये भी किताब पढ़ लेंगे, ये भी किताब पढ़ ले, किताब पढ़ने का तो समय ही नहीं है। अगर हम बात करें नया कंटेंट, नया थ्योरी नहीं पढ़ना है। आज 22 तारीख है और खत्म ही हो चुकी है, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 4 दिन है। 4 दिन में क्या आप नया पढ़ लोगे? तो क्या करना चाहिए? अगर हमें नया नहीं पढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एक बार मैं चाहूंगी कि आप परीक्षा के पैटर्न को समझिए। परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए, तो उसके लिए एक बार और मेरे कहने से सिलेबस को रीड जरूर करिएगा। सिलेबस को रीड दोबारा से करिए, दोबारा से। क्या होता है कि कुछ चीजें हमारी छूट जाती है, तो वो छूटे ना, इसलिए सिलेबस को दोबारा से रीड करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई चीज मेरी छूट तो नहीं रही है, चाहे वो भाषा में हो, भाषा 1 मतलब जैसे मान लो संस्कृत ली है आपने, संस्कृत है यहाँ पर मान लेते हैं, और भाषा दूसरी में आपने मान लेते हैं कि हिंदी ली है, तो कोई दिक्कत ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सीटेड जैसा ही पैटर्न होता है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा पेपर का जो लेवल आता है, अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, पेपर का जो लेवल आता है वह थोड़ा सा सीटेड से थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है, कठिन हो सकता है। यह जो लेवल आएगा वो ज्यादातर फैक्ट्स ओरिएंटेड होगा, फैक्ट्स, तथ्य पूछे जाएंगे, वन वर्ड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है बात? तो फैक्ट्स के बेस पर समझ तो है, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जैसे ऐसे हो सकता है, एमएमपीआई किसने दिया, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर कोई पर्सनालिटी का टेस्ट हो जाए, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि के बारे में किसने बात करी है, मैं ऐसी जनरल आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। टेट की फुल फॉर्म बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई, गर्भाकाल से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है, किसने कहा, ये ऐसी चीजें जो है वह पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट या कठिन हम कह सकते हैं, आसान तो नहीं होगा, सीटेट से थोड़ा सा ऊपर ही होता है ये लेवल। फिर जब बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा से कहती हूँ, हमेशा कि मतलब यही मेरा रहता है कि जो सोता है वो खोता है, ठीक है। तो अभी जाग जाओ और टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी से ही सोचिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हमें वह चीजें पकड़नी होगी जो हमें आसान लगती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ये होता है कि सीडीपी आसान होती है लगभग, क्योंकि पढ़ी होती है, और इस वजह से टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें इजी का चुनाव करना चाहिए, जो आपको इजी लगे, परीक्षा में जो आपको इजी लगे। 5 सेक्शन होते हैं, 5 में से जो आपको आसान लगे। तो सीडीपी मान लो 30 नंबर की आपने पहले ही निपटा ली, ठीक है। भाषा जो है कभी भी लास्ट में मत रखिएगा, पैसेज में फिर दिक्कत होती है, क्योंकि पैसेज फिर हम हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं और फिर गलत ही लगाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो भाषा जो है, भाषा चाहे वो पहली हो चाहे वो दूसरी हो, उसको करिए जो आपको आसान लगती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि सामाजिक अध्ययन कुछ बच्चे जो है बीच में ले लेते हैं, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, इसको तो मैं पहले लूंगा, तो वो पहले ही लीजिए। मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा जैसे साइंस हो गया या मैथ्स हो गया या कोई भी और सब्जेक्ट हो गया, लेवल 2 के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो ठीक है, बाद में लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हम आसान चीजों को पहले कर लेते हैं तो टाइम बच जाता है, उसको जो है जल्दी करने की कोशिश करिए। जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट के लिए होते हैं, तो आपको यहाँ पर 20 मिनट में कम से कम उसको निपटाने चाहिए, ताकि आगे के लिए, आगे सेक्शन के लिए आपके पास समय बच जाए, ठीक है। जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको आप सेकेंड लास्ट में रखिए,
क्योंकि लास्ट में जब आप बहुत डिफिकल्ट रख लेते हो, ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में, क्योंकि पहले से डिफिकल्ट लग रहा है और टाइम भी अब फिर कम है, तो इसलिए जल्दीबाजी में फिर छूट जाती है चीजें। तो इसलिए छूटे ना, सेकंड लास्ट पर आप डिफिकल्ट चीजों को जो भी है वह रख सकते हैं, ठीक है। अंत में डिफिकल्ट चीजों को रख सकते हैं, लास्ट में फिर कोई इजी सेक्शन जो है रख लीजिए ताकि जल्दी जल्दी चीजें हो जाए। तो इस तरीके से जो आपको बेस्ट लगता है, तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, ऐसे जो आपको बेस्ट लगता है वह अपनाइए, लेकिन वह इजी से ही शुरुआत करनी चाहिए ताकि टाइम जो है बचे हमारे पास, ताकि बाकी पोर्शन के लिए टाइम जो है निकले। और ओएमआर जो है, अच्छा ओएमआर में क्या आती है, दिक्कत आती है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ओएमआर शीट जो है वो किस तरीके से बबल करना है, किस तरीके से वोवल करना है, सुनिए। जैसे मान लो कि आपका सीडीपी का पोर्शन खत्म हो गया है, तो साथ साथ भरते रहिए, मतलब एक पोर्शन खत्म होने के बाद फिर भरिए, पन्ने ज्यादा ना पलटना पड़े, इसलिए जैसे पोर्शन खत्म हुआ फिर आपने भरा। जैसे मान लो भाषा का एक सेक्शन खत्म हो गया, हिंदी खत्म हो गई, फिर आपने भरा, फिर संस्कृत खत्म हो गई, फिर आपने भरा। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन अगर आप करोगे तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भर के पहले आप इस तरीके से कर सकते हैं, रफ वर्क की स्पेस दे रखी होगी, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। फिर बात आती है किसकी, फिर बात आती है एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमारे जो केंद्र है, मतलब जो एग्जाम सेंटर पड़ा है वो बहुत दूर है, मतलब किसी का मैंने सुना है 700 किलोमीटर है, ऐसा सुना है, किसी का 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर की दूरी पर जो है केंद्र है, किसी का 250 है, ये तो फिर आसान हो गया, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि रीट की परीक्षा कितनी, मतलब यहीं से सवाल मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा सवाल का कि रीट की परीक्षा कितनी बार होती है, कितनी बार होती है, और आपका सपना क्या है। आपका सपना है कि हम एक अच्छे टीचर बन जाए, है ना, एक अच्छे टीचर बन जाए, और सबसे बड़ी बात तो वही होगी जब हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में हम टीचर बन जाए, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमें अवसर कितने मिलते हैं, अवसर क्या रोजाना आ रहे हैं, क्या 6 महीनों में आ रहे हैं, क्या 1 साल में आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ 2-2 साल का पीछे आप पूरा का पूरा इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल लीजिए रीट की परीक्षा की। मतलब ऐसा हो रहा है कि 2011 है, फिर 2013 है, इस तरीके से 2013 है, फिर 2015 में जाके एग्जाम हुआ, तो इसका मतलब फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो यह ना करना पड़े, इससे अच्छा कि आप पहले ही सेंटर पर पहुंचे। और इसलिए अगर आपका जो सपना है और चाहते हो कि अपने ही क्षेत्र में हम टीचर बने, अच्छा अध्यापक बने, तो आपके पास रीट की परीक्षा होनी जरूरी है, रीट की जो सर्टिफिकेट है वह होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार सीटेट नहीं मांग रही है, उसको क्या चाहिए, उसको रीट ही चाहिए। और रीट कब आता है, 2 साल बाद आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि 2 साल बाद की हम देरी ना करें, है ना। 2 साल बाद मतलब 2 साल में फिर आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आप रीट की परीक्षा जरूर पास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको जवाब जो है अपना मिल चुका होगा, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई है। फिर बाद में बात आती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अभी भी 3-4 दिन बचे हैं, तो अब हम क्या करें। तो सबसे पहली बात, जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑफिसर बनता है, कोई भी किसी भी नौकरी में लगता है, वो रिवाइज जरूर करता है। सिर्फ नया नहीं पढ़ता रहता, क्लियर है बात। तो इसलिए नोट्स को रिवाइज जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने नोट्स बनाए थे, नहीं बनाए थे, तो यदि टाइम है तो एक बार झलक मार सकते हैं बुक की, किसी भी किताब की आप झलक जो है वह देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात है, ये तो हो गया हमारा नोट्स यानी कि थियोरेटिकल पार्ट। फिर आता है क्या, फिर आपने वो सुना ही होगा कि क्या कहते हैं, करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। मतलब जहां तक हमने सुना है कि कोई मूर्ख बच्चा भी बुद्धिमान बन सकता है यदि वो बार बार अभ्यास करता है। कहते नहीं है कि एक रस्सी जो है एक पत्थर पर बार बार उसको घसीटा जाए तो वह भी अपना निशान छोड़ देती है। तो मैं इसलिए कहूंगी आपसे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस, क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वन लाइनर्स देखिए, वन लाइनर जो है, वन लाइनर भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, आज ही अपलोड हो जाएगा वीडियो सेक्शन में, उसको जरूर देखिए, पूरा का पूरा सार है। और नहीं तो वन लाइनर जो है मैंने इसमें भी करवा रखा है, इसमें करवा रखा है,
लास्ट में अंत में मैंने बहुत सारे वन लाइनर करवा रखे हैं, वन लाइनर बहुत सारे करवा रखे हैं और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत मतलब यूं कह सकते हो कि इसमें सारी चीजें, सारे चैप्टर्स को मतलब एक एक कहते हैं ना कि सारी बुक खोल के बैठ जाओ, उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन लगे या फिर जो आ सकते हैं, नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पर छाट के यहाँ पर लिया है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत उपयोगी होने वाली है। तो समय बर्बाद ना करें और जो भी समय बर्बाद करता है उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जितना समय बच रहा है तो यहाँ पर आप इसे प्रैक्टिस सेट में ले सकते हैं, जल्दी से स्पीड बढ़ाकर जो है वह देख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में कि एक होती है ना कि जैसे पेपर में अगर कोई ऑप्शन आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, जरा सी हमारी सावधानी घटती है, मतलब हम जरा सी जो है हमारी चूक होती है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए सही कहते हैं कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए पहले से ही इतना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, इतना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए कि फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो प्रश्न को लगाने के लिए। तो कम से कम इसमें मैंने 300 क्वेश्चन लिए हैं, 300 क्वेश्चन लिए हैं, साथ में अंत में मैंने वन लाइनर्स करवा रखी है। तो पहले तो ये जरूर देखिए। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और ना ही हमारे पास किताबें हैं, हम कैसे कंटेंट देखें, तो ये महाकुंभ, इसमें मैंने सीटीपी की महाकुंभ, इसमें मैंने पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट करवा रखा है, यानी कि बहुत शॉर्ट में, प्रिसाइज में, ये आपकी जल्दी रिवीजन करवा देगा। ठीक है, पहले इसको देखिए, फिर आप यहाँ पर खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि परीक्षा जरूर देनी है। परीक्षा ऐसा नहीं होना चाहिए कि परीक्षा हम ना दे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत काय को की भी, मतलब क्यों करी आपने, तो ये परीक्षा जरूर देनी है आपको। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से बस मैं एक ही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो रीट की परीक्षा है वो सफल हो गई, यही मेरा जो है फोकस है। और इस वजह से हमने मेहनत भी करी है, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है। तो अब आपकी बारी है, क्योंकि हमने अपनी पारी खेल दी है, अब आपकी बारी है कि आप कितना दृढ़ निश्चय से आप अभ्यास करते हैं, कितना आप आगे बढ़ते हैं और परीक्षा में सफल होते हैं। अब आपकी बारी है और उसको डिसाइड करना आपका ही काम होगा।